पीछे उसका एक लंबा सीरीज चलाया था, मुझे लगता है 7-8 दिनों का, जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से कवर किया था। आज हम लोग बिहार के विशेष कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए इस पर बात करेंगे, और मुझे लगता है इसमें कम से कम 2 दिन तो लगना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पीपीटी में डाल नहीं पाया हूँ इन लोग, इसलिए थोड़ा हम लोग इसी से काम चलाएंगे। आज कंटेंट तैयार करने में काफी समय लग गया, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 1857 से पहले बिहार के जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के खिलाफ बनारस के राजा चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित हुए थे, और उन लोगों ने इसके अंग्रेजी शासन के खिलाफ अंग्रेजी शासन का विरोध किया, और कुछ जो शासक थे उनके पास अपने सैनिक, अपनी सेना भी थी। कुछ जो जमींदार थे, अच्छी सेना थी उनके पास, तो उन्होंने, जैसे आप यहाँ नाम देख रहे हैं, टिकारी महाराज, मित्रजीत सिंह, ये लोग अवध के नवाब के दावेदार वजीर अली ने बिहार के समर्थकों के साथ एक ब्रिटिश विरोधी साजिश की योजना बनाई, जिसमें टिकारी महाराज मित्रजीत सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा आदिवासियों के विद्रोह के बारे में हम लोग काफी विस्तार से जान चुके हैं पहले। 1857 में मुख्य रूप से कुंवर सिंह का विद्रोह हुआ, और कुंवर सिंह का विद्रोह आप सब अच्छे से इससे परिचित हैं, जो मुख्य उसके मुद्दे थे। इनका जो मुख्य संघर्ष हुआ था, जिसमें विजय हुए थे, वो मेजर आयर से इनका संघर्ष हुआ था आरा में, और जिसमें कुंवर सिंह विजयी रहे। और इसके बाद एक लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई को जारी रखा, और भारत के दूसरे नेताओं से सहयोग भी मांगा, लेकिन ये आपको मालूम है कि ये विद्रोह दबा दिया गया। फिर पटना में इसी समय में बहावी आंदोलन का भी दौर था, जिसका नेतृत्व मौलवी विलायत अली और इनायत अली जैसे लोग कर रहे थे, और इसका उद्देश्य बिहार और बंगाल में बहावी आंदोलन के लिए संगठनात्मक ढांचा स्थापित करना था। विलायत अली के मृत्यु के बाद इनायत अली आंदोलन के नेता बने, और ये आंदोलन बाद में भी चलता रहा, लेकिन 1870-71 में इसको पूरी तरह से अंग्रेजों ने दबा दिया। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें थी, हम लोग इसको थोड़ा प्रश्नों में देखेंगे। अठारह के विद्रोह में योगदान देने वाले मुख्य बिहार में 1857 के विद्रोह में योगदान देने वाले मुख्य कारक क्या थे? What were the main factors contributed to revolt of 1857 in Bihar? इसमें यह ध्यान देने का है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो केवल कुंवर सिंह का नहीं है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बारे में अब ये कॉमनली माना जाता है कि जो भाग लेने वाले लोग थे वो केवल सैनिक नहीं थे, केवल वे शासक ही नहीं थे जिनका राज्य छीना गया था, बल्कि वो लोग भी थे जो ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण और नवाचार का असर महसूस कर रहे हैं।
जो नई नई चीजें, नई व्यवस्था आ रही थी जिसमें उन्हें परेशानी हो रही थी, उसे महसूस करने वाले लोग भी अब इसमें शामिल हो चुके थे। गुड इवनिंग। तो इस हिसाब से इसका उत्तर, इसलिए मैंने कहा कि इस पर ध्यान देना है कि इसमें देखिए ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग तो रिजेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सुधार और आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार की बात बंगाल में तो थी, लेकिन बिहार पर उसका कोई खास असर नहीं था। भारतीय राज्यों की विस्तारवादी नीतियां अदर स्टेट्स के ये भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। तो मुख्य रूप से आपका आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचार, यही इसका एक मुख्य कंट्रीब्यूटर था। ये तो एक आसान सवाल है, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कुंवर सिंह। आरा में कुंवर सिंह की सेना के नेतृत्व में हुए विद्रोह का क्या परिणाम रहा? उन्होंने ब्रिटिश सेना को सफलतापूर्वक हराया और शहर पर कब्जा कर लिया। मेजर आयर के हस्तक्षेप से ब्रिटिश सेना को राहत मिली, जिसमें कुंवर सिंह की सेना की हार हुई। अंग्रेजों का समर्थन करने वाले स्थानीय जमींदारों ने विद्रोह को दबा दिया था। कुंवर सिंह की सेना को आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ा और उनकी हार हुई। ओके, तो बता दीजिए इसमें जल्दी से। देखिए आरा में स्पेशली पूछा जा रहा है, अभी हम लोगों ने रीड आउट किया तो उसमें आरा की बात हुई थी। अभी हम लोगों ने भी पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा है, आप लोग तरह तरह का उत्तर दे रहे हैं। I just read out to you. कुंवर सिंह की सेना ने आरा में ब्रिटिश सैनिकों को घेर दिया और अंततः मेयर आयर से हार गए। ठीक है, और कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और सीमाओं को पार किया और अन्य नेताओं से सहयोग मांगा। ठीक है, तो आयर से हार गए हैं सेना। कुंवर सिंह की सेना को हार द ब्रिटिश फोर्सेस वर relieved by Mayor Ayer's intervention and leading to defeat of कुंवर सिंह फोर्सेस। कुंवर सिंह पहले जीत रहे थे, लेकिन बाद में मेजर आयर के आने के बाद उनको हार का सामना करना। 19वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन ने बिहार और बंगाल पर आंदोलन का बिहार और बंगाल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और यह अपने प्रमुख नेताओं की मृत्यु के बावजूद भी चलता रहा? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बहावी विद्रोह, रोहिणी विद्रोह। जैसा कि अभी हम लोग रीड आउट किया है, उसके हिसाब से हम लोगों ने बहावी विद्रोह के बारे में जाना था कि ये नेता तो इसके उनकी मृत्यु के बावजूद भी ये बहावी आंदोलन चल रहा। सी उत्तर। 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में बहावी आंदोलन ने अन्य क्षेत्रों को कैसे प्रभावित किया? इसने ब्रिटिश सेना को सैन्य सहायता प्रदान की,
इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। इसने पूरे बिहार में विद्रोह का विस्तार करने के लिए कुंवर सिंह की सेना के साथ सहयोग किया। आंदोलन का पटना से बाहर कोई प्रभाव नहीं था। वहाबी आंदोलन की बात हो रही है शिल्पी। है पूरे ठीक है, पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट करते हैं, सैन्य सहायता प्रदान की। उसके बाद प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी इसने आयोजित नहीं किया था। और पटना से बाहर प्रभाव नहीं था, ये भी गलत है। तो ये थर्ड ही बचता है। कुंवर सिंह के साथ सेना के साथ इनका गठजोड़ हुआ था उस समय के लिए। 1857 के विद्रोह से पहले बिहार के लोगों के असंतोष के प्रमुख कारण क्या थे? धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप, ब्रिटिश शासन के तहत समृद्धि और आर्थिक विकास, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन, अंग्रेजों के साथ धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकीकरण। इसमें से तो कई ऑप्शंस आप पहले ही छांट सकते हैं। अंग्रेजों के साथ धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकीकरण, इसको छांट सकते हैं। इसके बाद समृद्धि और आर्थिक विकास, दो को छांट देंगे। और अब आर्थिक समर्थन को भी छांट देंगे, तो अंत में आपका पहला ही बचेगा, धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों में राजनीतिक कारण और प्रशासनिक हस्तक्षेप। अब कांग्रेस की गतिविधियों पर हम लोग ध्यान देते हैं कि बिहार में कांग्रेस शुरुआती समय में, खास करके 1885 से 1908 तक लोगों में कांग्रेस को लेकर काफी उत्साह था। और समय बीतने के साथ साथ ये कांग्रेस में लोगों की रुचि कमने लगी। और बाद में लेकिन फिर से ये उत्साह को फिर से पुनर्जीवित किया गया। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर के अध्यक्षता में एक बैठक में जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। सरफराज हुसैन खान बहादुर के द्वारा जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। समिति ने अपना मुख्यालय पटना में स्थापित किया और विभिन्न जिलों में शाखाएं स्थापित की। इसके विकास को चिन्हित करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र उसी वर्ष पटना में हुआ, जिसमें सर अली इमाम इसके अध्यक्ष हुए थे। और सम्मेलन में मजहरूल हक नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1908 एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। 1908 में बिहार में प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। मुख्यालय पटना में था, विभिन्न जिलों में शाखाएं स्थापित हुई और पहला प्रांतीय सत्र उसी वर्ष पटना में ही हुआ और उसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। ठीक है, और मजहरूल हक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश सरकार भारत में सांप्रदायिक विभाजन को तेज करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि बिहार ने पूरे भारत में एक अनोखा नज़ारा पेश किया, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू समान आदर्शों और आकांक्षाओं से प्रेरित होकर पूर्ण सद्भाव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। इसमें जो भी नाम आप देख रहे हैं, जैसे मजहरूल हक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। ये मुस्लिम लीग का भी इन्होंने विरोध किया था। बाद में कांग्रेस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। अली इमाम भी को भी इस रूप में जाना जाता है। तो ये
एक जो ट्रेंड अंग्रेज खासकर बंगाल में चला रहे थे, उसके विपरीत बिहार में ये चीज़ देखा गया था। जो अंग्रेज आपको मालूम है, जो उस समय में बंगाल का विभाजन था, और उस विभाजन के बाद से विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि जो सांप्रदायिक वैमनस्य क्रिएट किया जाए। और लेकिन इसके विपरीत बिहार में उसका उल्टा देखा जा रहा है। बिहार के इतिहास में वर्ष 1912 का बहुत महत्व है। इस वर्ष स्थानीय लोगों की क्षेत्रीय स्वायत्तता की वैध मांग को पूरा करते हुए बिहार को एक अलग प्रांत बिहार एक अलग प्रांत बन गया। तो ये आप देख सकते हैं कि राजनीतिक रूप से ऑलरेडी बिहार ने अपनी एक स्वायत्तता को स्थापित कर दिया था, जब उसने एक बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में ही कर दिया। और फिर इस यही आधार बना, इन लोगों ने मांग की अंग्रेजों से कि हमारा राज्य अलग होना चाहिए। तो उस मांग पर ध्यान देते हुए फिर वर्ष 1912 में क्षेत्रीय स्वायत्तता की इनको प्रदान कर दी गई। और इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पहली बार बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। माननीय मुधोलकर इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये नाम है R.N. मुधोलकर। बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में पटना में आयोजित किया गया, और जिसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने। इस सत्र के दौरान बिहार के दो प्रमुख नेता मजहरूल हक और सज्जानंद सिन्हा, दिस इज एक्चुअली मजहरूल हक, और सज्जानंद सिन्हा को कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिए चुना गया। और साथ ही अन्य शख्सियत जैसे भूपेंद्र नाथ बसु, M.A. जिन्ना, N.M. समर, B.N. शर्मा, लाला लाजपत राय, ये सारे लोग भी इस जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें ये लोग उपस्थित थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मजहरूल हक और सज्जानंद सिन्हा को कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें प्रतिनियुक्ति की सेवा के लिए भेजा गया। कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने के अलावा बिहार ने होम रूल आंदोलन के प्रभाव का भी अनुभव किया। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक बैठक हुई, जिसमें बिहार में होम रूल लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मजहरूल हक इसका अध्यक्ष चुना गया, और उन्होंने ऐसी लीग की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रेरक भाषण दिया। अगले महीने में अभियान आयोजित किए गए, और होम रूल आंदोलन का समर्थन करने के लिए सदस्यताएं एकत्र की गई। तो होम रूल आंदोलन के लिए भी बांकीपुर में ही एक और बैठक हुई, और इसमें मजहरूल हक इसके अध्यक्ष चुने गए। यानी बिहार में इसका जो ब्रांच हुआ उसके अध्यक्ष चुने गए, और इन लोगों ने गांव में घूम करके और आंदोलन के समर्थन के लिए सदस्यता बढ़ाई। होम रूल आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल 1918 को पटना का दौरा किया। आप समझ सकते हैं पटना उस समय कितना इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया कि एक के बाद एक सभी महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय हो रही थी। तो एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल 1918 को पटना का दौरा किया। उन्हें विजयी जुलूस के साथ बिहार में होम रूल लीग के उपाध्यक्षों ने उनमें से एक
पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के आवास तक ले जाया गया। हसन इमाम, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान जैसे स्थानीय नेताओं ने उनकी यात्रा के दौरान नवीनतम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे बिहार में ब्रिटिश अधिकारियों को काफी चिंता हुई। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक ऐसा समय था जब भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने कांग्रेस के संवैधानिक मार्ग के साथ साथ गति पकड़ी थी। आप देख रहे हैं जो बंगाल के डिवीजन के बाद से जो अतिवादी आंदोलन, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जोर पकड़ा था। 1905 में रूस पर जापान की जीत से प्रेरित होकर भारतीय क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथी तरीकों की तलाश की। 1905 में बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवादी उत्साह को और बढ़ा दिया। बिहार में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को तेज कर दिया गया। वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे नेताओं के नेतृत्व में बंगाली क्रांतिकारियों ने बंगाल में एक पार्टी का आयोजन किया जिसका उद्देश्य भूमिगत और गुप्त गतिविधियों के माध्यम से क्रांति लाना था। इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा। 8 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला न्यायाधीश से किंग्सफोर्ड को निशाना बनाकर मुजफ्फरपुर में एक बम फेंका गया। इस घटना के कारण 2 यूरोपीय महिलाओं की मृत्यु हो गई, जिससे अनजाने में राष्ट्रवादी उद्देश्य प्रभावित हुआ। बिहार भी क्रांतिकारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसमें देवघर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदुनाथ नंदी जैसे राष्ट्रवादियों द्वारा जादुई लालटेन के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया गया। तो ये 1908 में आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, किंग्सफोर्ड पर ये तो कॉमन नॉलेज में सबको पता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कांग्रेस के उत्साह में गिरावट के बावजूद बिहार ने विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलनों में सक्रिय और विविध भूमिका निभाई। स्वशासन और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। ओके, तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं इस कंटेंट से संबंधित। किस काल में बिहार में कांग्रेस को लेकर काफी उत्साह था? तो ये हम लोगों ने देखा था कि शुरुआती दौर में कांग्रेस को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह था, बाद में ये थोड़ा कम हुआ था। हालांकि ये ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं हैं ऑप्शंस, क्योंकि बिहार जो है इस फेज में भी ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है, इसको नहीं रखना चाहिए इसमें, क्योंकि इस फेज में भी बिहार में काफी उत्साह का माहौल था कांग्रेस के प्रति। तो हटा देते हैं। 1908 में पटना में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष, पहले सत्र का अध्यक्ष अभी हम लोगों ने देखा था। पहला ऑप्शन है नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर, सर अली इमाम, मजहरूल हक और R.N. मुधोलकर। सरफराज हुसैन। जल्दी से आंसर डालिए आप लोग। सी भी आंसर है, बी भी आंसर है, कई लोगों ने दिया है। ओके, से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सर अली इमाम थे। ठीक है, हम लोगों ने भी पढ़ा था, मजहूर हक ने इसको ये किया था। सरफराज हुसैन, एक बार फिर से देख लीजिए आप, सरफराज हुसैन का क्या रोल था।
सरफराज हुसैन उसको पुनर्जीवित करने के लिए नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें कमेटी का गठन किया गया। इन्होंने बैठक की जिसमें ये समिति गठित हुई, और ये जो है पहला सत्र जो हुआ वो अली इमाम उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सरफराज हुसैन किसकी अध्यक्षता कर रहे थे? जिसमें गठन किया गया बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। और जब इसको बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र पटना में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम। स्थानीय लोगों की मांग पर बिहार कब किस वर्ष एक अलग प्रांत बन गया? तो बहुत ही आसान सवाल है, फटाक से बता दीजिए। 1885, 1885, 1808, 1912, 1908, 1920। ठीक है। 1918 में होम रूल आंदोलन के समर्थन में के लिए किसने पटना का दौरा किया और आंदोलन में उसका क्या स्थान था? Who visited Patna in 1918 to support home rule movement, and what position she hold in the movement? एनी बेसेंट सब एनी बेसेंट ही हैं। अब उनका उस समय पद क्या था? प्रेसिडेंट थी वो। राष्ट्रपति से मतलब, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ हिंदी ट्रांसलेटर जो है सो राष्ट्रपति कर दिया है। शी वाज द प्रेसिडेंट, है ना, अध्यक्ष उसको हम कहते हैं, राष्ट्रपति नहीं। दिस इज अध्यक्ष। She was the president of होम रूल लीग। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को किस चीज ने प्रेरणा दी? शुरुआत में आप देखिए, आरंभिक जो राष्ट्रवादी थे और खास करके क्रांतिकारी लोग जो थे, उन लोगों को किस चीज से प्रेरणा मिली? बंगाल का विभाजन, चीन पर जापान की जीत, ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक विकास और महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के विभाजन बंगाल के विभाजन से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। अब यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आदित्य आपने सही जवाब दिया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को किस चीज ने प्रेरणा दी? तो कांग्रेस के विभाजन से तो वो सही है कि उसमें वो, लेकिन ये घटना की बात कर रहा है, उसके द्वारा तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, वो उसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो कांग्रेस का ही दो धारा है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। और यहाँ जो है इंडियन रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग अलग आंदोलन हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ही बाद में उस तरह का के फॉर्म दे, बहुत सारे लोग उसमें चले गए और कुछ चीजें उन लोगों की भी कॉमन थी। लेकिन क्रांतिकारियों को मुख्य रूप से चीन पर जापान की जीत ने प्रेरित किया था, है?
बंगाल का विभाजन ये सेंटेंस तो ऊपर में लिखा हुआ था, ऐसे उल्टा लग गया। चीन पर, रूस पर जापान, अच्छा रूस पर जापान है, सॉरी मेरे दिमाग में भी रूस पर जापान चल रहा है। रूस पर जापान है, चीन और ये लिखा हुआ, सॉरी चीन और जापान लिखा हुआ है, ये रूस और जापान सही 1900, मैं भी इस चीज को दिमाग में रखते हुए। ओके, तो बंगाल का विभाजन ही सही उत्तर है। मुजफ्फरपुर में बम कांड में शामिल 2 राष्ट्रवादी कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत ही आसान है। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र देवघर, ये सवाल ही गलत हो गया, चलिए छोड़िए। देवघर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखते हैं गांधी और बिहार। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में ब्रिटिश शासक जमींदारों का समर्थन कर रहे थे, जिससे किसानों का शोषण और दमन हो रहा था। इस आंदोलन का उद्देश्य यूरोपीय नील बागान मालिकों के खिलाफ विरोध करना था, जिन्होंने किसानों को उनकी भूमि के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसको तिनकठिया बोलते हैं, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया और उनकी शर्तें लगाई। जब जर्मन सिंथेटिक रंगों ने नील की जगह ले ली, तो बागान मालिकों ने किसानों से ऊंचे लगान और अवैध बकाये की मांग की। हालांकि विरोध सुव्यवस्थित नहीं था, अधिकतर हिंसक था। 1917 में चंपारण में किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल किसानों के दुख को देखने के लिए, शुक्ल के बुलाने पर किसानों का दुख को देखने के लिए महात्मा गांधी चंपारण आए थे। गांधी जी और उनकी टीम ने कृषि संबंधी मुद्दों, नील रैयतों और यूरोपीय बागान मालिकों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की गहन जांच की। सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के बावजूद गांधी जी जो चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया था, उसको गांधी ने अस्वीकार कर दिया था और निष्क्रिय प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के माध्यम से उन्होंने किसानों के शोषण की कहानी का खुलासा किया, जिसके कारण अंत में उनके खिलाफ बाद में मामला वापस भी ले लिया गया। आप सबको गांधी फिल्म के वो सीन याद होगा, जिसमें गांधी ने जज जो है सो अपनी सजा घटाता जा रहा है और गांधी हर एक सजा को इनकार करते जा रहे हैं, और अंत में जज ने उनको बरी भी कर दिया। एक समझौते के रूप में गांधी जी किसानों के लिए धन का आंशिक मुआवजा देने पर सहमत हुए। अंततः चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों को होने वाली आर्थिक अन्याय का अंत हो गया। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि गांधी जी ने आत्मबल, सत्य, अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अवधारणा का सफलतापूर्वक यहाँ प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह ने देश को रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन जैसे आगे के प्रयोगों के लिए तैयार किया। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता के साथ अपनी पहचान बनाई, ग्रामीण शिक्षा, चिकित्सा राहत सहित कल्याणकारी कार्य शुरू किए। गांधी जी की पहल पर का समर्थन करने के लिए शैक्षिक, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता बिहार आए। विभिन्न स्थानों पर स्कूल स्थापित किए गए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए बुनाई की शुरुआत की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह जैसे प्रमुख नेताओं ने गांधी जी की शांतिपूर्ण सेना
में सक्रिय रूप से भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह ने अहिंसक प्रतिरोध की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। एक विधि जिसे गांधी जी ने दक्षिण अमेरिका में अपने समय के दौरान विकसित किया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। असहयोग आंदोलन 1921-22 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। आंदोलन को कई मुख्य कारणों से बढ़ावा मिला, जिसमें कि रॉलेट एक्ट को रद्द करना, पंजाब में अत्याचारों पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के प्रति उदारता की इच्छा, जिसे खिलाफत कहा जाता है, स्वशासन के लिए राष्ट्रवादी आग्रह, जो कि होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की मांगों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को पूरा करने से इनकार किया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। ये तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। ब्रिटिश शासन के दौरान चंपारण के किसानों को किस प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ा? कृषि योग्य भूमि की अनुपलब्धता, शिक्षा तक पहुंच का अभाव, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा शोषण और जल संसाधनों का सीमित उपलब्धता। सही है, तो लोग बहुत ही आसान है। चंपारण आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पिछले विरोध प्रदर्शन से अलग क्यों था? इसमें विरोध के हिंसक तरीके शामिल थे। यह सुव्यवस्थित नहीं था। यह जमींदारों के अधिकारों पर केंद्रित था। इसने विरोध के अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पिछले विरोध प्रदर्शन से अलग कैसे था? ठीक है। हिंसक तरीके शामिल नहीं थे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। जमींदारों के अधिकारों पर केंद्रित नहीं था, ये तो किसानों के लिए बात हो रही थी, इसलिए जमींदारों के अधिकार पर केंद्रित नहीं था। सुव्यवस्थित नहीं था, व्यवस्थित तो था। गांधी ने बहुत ही स्टेप वाइज इसमें काम किया था, तो इसलिए व्यवस्थित था। तो अंत में यही ऑप्शन बचता है, विरोध के अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सही भी है। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल का क्या महत्व था? वह एक ब्रिटिश शासक था जिसने किसानों का समर्थन किया, वो ब्रिटिश नील बागान मालिक था। ऑप्शन सब फनी ऑप्शन है। वह एक यूरोपीय नील बागान मालिक था जो किसानों का शोषण करता था। वह चंपारण के किसानों के नेता ने ब्रिटिश अधिकारियों का बचाव किया था। वकील थे, ये बात सही है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों का बचाव नहीं किया। तो वह वकील थे जो जिम्मेवार थे गांधी जी को वहां लाने के लिए। गांधी जी ने जांच के अभियानों के दौरान गांधी जी के जांच अभियानों के दौरान ब्रजकिशोर प्रसाद ने किस प्रकार का प्रस्ताव रखा था? ब्रिटिश शासन के समर्थन का प्रस्ताव, यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ हिंसा की वकालत करने का प्रस्ताव, कृषि संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक निश्चित समिति नियुक्त करने के आग्रह करने वाला एक प्रस्ताव, किसानों के लिए अधिक लगाम मांग करने वाला एक प्रस्ताव। तो काफी आसान है। हिंसा की वकालत नहीं की गई थी, ब्रिटिश शासकों के समर्थन का भी कोई प्रस्ताव नहीं था, और अधिक लगान की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव नहीं था। तो कृषि संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक मिश्रित समिति की नियुक्ति का आग्रह किया गया था। जो अंग्रेज जो समिति बना रहे थे,
कमेटी, अंग्रेजों की कमेटी में केवल गोरे लोग थे, लेकिन ये लोग मांग कर रहे थे कि एक मिश्रित समिति जिसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने क्या लक्ष्य, गांधी जी का लक्ष्य क्या हासिल करना? ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना, नील की खेती को कम करना, बागान मालिकों से किसानों के लिए मुआवजे की मांग करना, अहिंसक प्रतिरोध और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना तो आप छाट सकते हैं। क्षेत्र में नील की खेती को खत्म करना, ये तो था। बागान मालिकों से मुआवजे की मांग करना, ये नहीं था। मुआवजे तो नहीं मांग रहे थे, खत्म करने की बात कर रहे थे, उल्टा वही लोग मुआवजा मांग रहे थे। अहिंसक प्रतिरोध और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये भी था। तो अब इन दोनों में से अहिंसक प्रतिरोध और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना उत्तर होगा। हालांकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट है, क्षेत्र में नील की खेती को खत्म करना। इसको खत्म करने की बात उठाई गई थी, लेकिन गांधी ने उस क्षेत्र में एजुकेशन, जागरूकता, महिलाओं के बीच में जागरूकता, ऐसे बहुत सारे काम किए। और उनका केवल ये नहीं था कि नील की खेती खत्म कर दें, बात खत्म हो गई। वो वहाँ पर उन्होंने स्कूल स्थापित किया था। कस्तूरबा भी वहाँ आई, वहाँ भी उन्होंने भी स्कूल की जिम्मेवारी ली थी, महिलाओं को भी पढ़ाने की कोशिश की गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। तो इसलिए ये नील की खेती खत्म करना तो एक उद्देश्य था एक, लेकिन उसके साथ साथ ये ढेर सारे जो दूसरे फैक्टर्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप कौन सा महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम पारित किया गया? चंपारण कृषि अधिनियम 1918, ब्रिटिश भूमि सुधार अधिनियम 1917, इंडिगो प्लांटर्स रेगुलेशन एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन अधिनियम 1920। अभी तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पास किया गया। कृषि संबंधी मुद्दों के अलावा गांधी जी ने चंपारण में ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए क्या अतिरिक्त पहल की? रोजगार के लिए कपड़ा मिलों की स्थापना करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण शिक्षा और चिकित्सा राहत का परिचय, बेहतर खेती के लिए सिंचाई प्रणाली का निर्माण। कपड़ा मिल की स्थापना तो आप रिजेक्ट कर देंगे। सिंचाई प्रणाली का निर्माण, ऐसी कोई पहल तो नहीं हुई थी। वित्तीय सहायता, किसानों को वित्तीय सहायता भी नहीं दी गई थी। शिक्षा, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि शिक्षा और चिकित्सा राहत से संबंध में बहुत सारे काम किए गए थे। वहाँ की स्थिति बहुत ही बदतर थी, तो उन लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए गए। तो ये सी होगा, शिक्षा और चिकित्सा राहत का, इंट्रोड्यूसिंग विलेज एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ। अब देखते हैं जनवरी 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। बिहार ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने
अगस्त 1920 में गांधी जी के अहिंसक असहयोग आह्वान का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। दिसंबर 1920 में अपनी पटना यात्रा के दौरान गांधी ने एक राष्ट्रीय कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की नींव रखी। इन संगठनों ने युवा राष्ट्रवादियों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में असहयोग आंदोलन में 5 प्रसिद्ध बहिष्कारों की विशिष्ट विशेषताएं शामिल थी, जिसमें चुनाव और विधानसभाओं, कानूनी अदालत, स्कूल, मादक पेय पदार्थ, दवाओं और विदेशी निर्मित कपड़ों का बहिष्कार शामिल था। आंदोलन में ने रचनात्मक कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे खादी, स्वदेशी हाथ से बुने हुए कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा देना, पंचायतों की स्थापना करना, स्वराज धन इकट्ठा करना, अस्पृश्यता का मुकाबला करना और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना। बिहार में आंदोलन में कई उल्लेखनीय विरोध और हड़तालें देखी गई, जैसे फेरी और पाउंड की नीलामी का बहिष्कार किया गया, सरकारी प्रेस और रेलवे कोलियरियों में हड़ताल। कोलियरियो मतलब जहाँ से कोयला खदान लिया जाता था रेलवे के रेल चलाने के लिए, उसमें हड़ताल, पुलिस हड़ताल जो विभिन्न जिलों में फैल गई। और मार्च 1922 में गांधी की गिरफ्तारी का बिहार में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसके कारण प्रांत व्यापी हड़तालें और विरोध सभाएं। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया जिले में आयोजित किया गया, जहां विधायिका के बहिष्कार और स्वयंसेवकों के नामांकन को जारी रखते हुए कोई परिवर्तन नहीं, नीति को मजबूत किया गया। और इस अधिवेशन के दौरान बिहार के एक महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का सचिव चुना गया। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 37वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था, और जहां पर विधायिका का बहिष्कार और स्वयंसेवकों का के नामांकन को विधायिका के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, और इस राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का सचिव चुना गया था। तो ये आप जानते हैं स्वराज पार्टी से जुड़े हुए तथ्य हैं ये सब। यहाँ तक कि बिहार में आदिवासी समुदाय भी इस आंदोलन से प्रभावित थे। आदिवासियों के सुधार ताना भगत आंदोलन ने ताना भगत ने सुधारवादी नेता ताना भगत ने गया कांग्रेस में भाग लिया था और कर भुगतान न करने की वकालत की थी। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने तक बिहार में रचनात्मक गतिविधियों, विशेषकर खाद्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वराज पार्टी का उदय। गया में आयोजित कांग्रेस के 38वें अधिवेशन के दौरान हुआ। यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग थे वो दो समूहों में विभाजित हो गए। एक प्रो चेंजर्स जो कि बदलाव चाहते थे, जिसका नेतृत्व CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने विधान परिषद चुनावों में भागीदारी का समर्थन किया, और नो चेंजर्स जो विधायिका का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे। तो इन चेंजर्स के आधार पर आप इसको ध्यान रखिएगा कि नो चेंजर्स का मतलब है जो विधायिका बहिष्कार की बात जो ऊपर में कही गई है कि स्कूल और दूसरी चीज़ों के बहिष्कार की बात, तो ये लोग उस बहिष्कार को जारी रखना चाहते थे। तो फिर दूसरी ओर श्री कृष्ण सिंह प्रो चेंजर्स से जुड़े थे, यानी श्री कृष्ण सिंह जो थे वो CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद नो चेंजर्स से जुड़े थे। और महात्मा गांधी का जो ये राजेंद्र प्रसाद जो थे वो महात्मा गांधी वाले गुट में थे। गांधी ने जो निर्णय लिया था उसके हिसाब से वो नो चेंजर में थे, जबकि ये CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ श्री कृष्ण सिंह में थे, उन्होंने वो प्रो चेंजर्स थे। स्वराज पार्टी का गठन प्रो चेंजर्स द्वारा किया गया था, लेकिन यह बिहार में महत्वपूर्ण पकड़ हासिल करने में विफल रहा, जो कि नो चेंजर्स का गढ़ बना।
बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। जब इसके सदस्यों ने पटना और रांची का दौरा किया तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई और औपचारिक रूप से यह 1934 में स्थापित हुई। इसमें आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण प्रमुख सदस्य थे। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, भारत के पॉलिटिक्स पर बहुत ही गंभीर असर हुआ इसका। आज भी इसका जो भी ऑफशूट है, जिसको माना जाता है कि यहीं से निकला है। इसके दो प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। पार्टी ने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किए गए सबने अवज्ञा आंदोलन को बिहार में सक्रिय भागीदारी देखी गई। उसमें राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का पटना में वीरतापूर्ण दृश्य था, जहां स्वयंसेवकों ने अहिंसा और धैर्य के साथ पुलिस हिंसा का सामना किया। इस आंदोलन में चौकीदारी कर बहिष्कार और सविनय अवज्ञा के अन्य रूपों के खिलाफ प्रदर्शन भी शामिल था। यानी चौकीदारी कर भी देने से लोगों ने इनकार कर दिया और बहिष्कार भी इन्होंने किया। जो बहिष्कार पहले न्याय सेवा, विद्यालय और इन सब के बहिष्कार की जो बात थी, उसको भी इसमें जारी रखा गया था। ब्रिटिश सरकार ने कड़े कदमों और गिरफ्तारियों के रूप में इन पर कार्रवाई की, जिसके कारण कई बार टकराव हुआ। चुनौतियों और नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन जारी रहा। गांधी रिबन समझौते और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की उपस्थिति के बाद भी सविनय आंदोलन फिर से शुरू हुआ और कांग्रेस ने पुलिस गोलीबारी और लाठीचार्ज के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की सराहना की और कुछ परिस्थितियों के कारण 1934 में आंदोलन को निलंबित कर दिया गया और राष्ट्रीय नेताओं ने रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। 34 में जो आंदोलन को निलंबित करने का पूरे देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था, जो उस समय कांग्रेस के द्वारा उसको इम्पोर्टेंस दिया गया था, वो था बिहार का 34 का भूकंप। ठीक है, 34 के भूकंप के कारण इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थगित कर दिया गया और ये बात कही गई कि राहत कार्य और रचनात्मक कार्य में कांग्रेस अब ध्यान केंद्रित करेगी। तो आइए कुछ प्रश्नों को देख लें। भारत में असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? भारतीय वस्तुओं पर कर कम करना, पंजाब के अत्याचारों को संबोधित करना, तुर्की के प्रति उदारता, British and addressing atrocities in Punjab and leniency towards Turkey, भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार, भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना। बताइए। ब्रिटिश शासन का विस्तार तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। विदेशी कपड़े का विरोध तो बहुत पहले से चला आ रहा था। भारतीय वस्तुओं के कर को कम करने की बात भी इसमें की जा रही थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था अत्याचारों को, जो जालियांवाला हत्याकांड था उसका, और तुर्की के प्रति जो खिलाफत का प्रश्न। तो कांग्रेस ने भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? डेट के साथ है।
असहयोग आंदोलन है। 1919 ऑप्शन कैसे दे रहे हैं आप लोग? सर ऑप्शन 20 है। सर जनवरी 1920 होगा ना, सॉरी 1921 होगा ना। नहीं, 20-21 1920 में शुरू हुआ है ना। सर सितंबर में तो बस बात हुई थी, दिसंबर में कंफर्म किया गया था कि जनवरी में हम लोग स्टार्ट करें। लेट मी चेक दिस। सर दिसंबर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में, उसमें हामी भरी गई थी, तो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1921 में। नहीं, वो जनवरी, वो 1919 ईस्वी नागपुर में ही हो गया था, 1920 से ही लिखा हुआ। ओके। 1920 ही उसका डेट है। 1920 में अब ये महीने की बात जो है ना, महीने की बात मैं आपको 1 मिनट, महीना एक बार मैं सितंबर अगस्त, मुझे भी थोड़ा अगस्त और सितंबर में कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे लगता है कि ये अगस्त होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये अगस्त या सितंबर है। ये मैं एक बार गूगल पर सर्च करिए, मेरे ख्याल से ये अगस्त है। ये डेट जो है सितंबर नहीं है, अगस्त है। अगस्त की जगह सितंबर लिखा गया है। लेकिन ईयर के बारे में आप लोग बिल्कुल डाउट मत रखिए। जब यहाँ ईयर लिखा हुआ है तो आपका 20 में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये सितंबर हो या अगस्त हो, देखिए ठीक है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। हाँ सितंबर सही है सर, सितंबर सही है। उसी बीच उनका डेथ हो गया था, बाल गंगाधर तिलक का, उसी में लेट हो गया था। अगस्त से स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर सितंबर कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया। ओके ओके ठीक है, वही मेरे ध्यान में था, अगस्त डेट मेरे दिमाग में था। ठीक है। भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें तो आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पहले भारतीय प्रांतीय सम्मेलन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया? विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का संकल्प, विदेशी संसद में शामिल होने का संकल्प, गांधी के असहयोग आह्वान के समर्थन का संकल्प, यथास्थिति बनाए रखने का संकल्प। ये तो बहुत ही बेकार वाले डिस्ट्रैक्टर्स बने हैं। ओके, आसानी से आप बता सकते हैं। बता दीजिए जल्दी से। महात्मा गांधी के असहयोग आह्वान के समर्थन पर संकल्प। ठीक है, सी लोग, सब लोगों ने सी उत्तर दिया। बिहार में असहयोग आंदोलन की क्या विशेषताएं थी? विदेशी वस्तुओं और विदेशी यात्रा का बहिष्कार, स्कूलों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, पारंपरिक पहनावे और धार्मिक प्रथाओं का बहिष्कार,
विधानसभाओं और अदालतों का बहिष्कार। अब इसमें पेयरिंग जो है उस पर ध्यान दीजिए। विदेशी यात्रा की बात तो नहीं थी, उसको छांट सकते हैं। पारंपरिक पहनावे और धार्मिक बहिष्कार की भी बात नहीं थी, इसको भी आप छाट देंगे। अब विधानसभा और अदालत ये था, और स्कूल और सरकारी सेवा ये भी था। बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड कोर्ट, बायकॉट ऑफ स्कूल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ये दोनों ही इसका सही आंसर है। क्या दिया हुआ है? विधानसभा और अदालत का बहिष्कार। दोनों ही सही उत्तर है। विधानसभा, अदालत, स्कूल और सरकारी सेवा। गया बिहार में आयोजित 37वें अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सचिव के रूप में किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत ही आसान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है। बिहार में अधिवेशन हुआ था, तो सचिव जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए? स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, खादी उत्पादन और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, बिहार में रेलवे नेटवर्क का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण की वकालत। तो औद्योगिकरण की वकालत तो आप पहले ही रिजेक्ट कर सकते हैं, गांधी तो कभी नहीं करते थे। रेलवे नेटवर्क से भी कोई मतलब नहीं था। अब ये दो है, खादी उत्पादन और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, और स्कूल और कॉलेज की स्थापना। हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि गांधी यहाँ आए थे, तो उन्होंने दो काम किया था। एक तो राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना, और एक ये जो उस तरफ दो संस्थान, इसका उत्तर एकदम अलग है। नहीं, इसका उत्तर जो होगा ना, राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना उन्होंने अपनी यात्रा यहाँ आने पर ही की है। Just let me confirm first. देखिए, 1900 दिसंबर 1920 में अपनी यात्रा के दौरान एक राष्ट्रीय कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की नींव रखी। उसने युवा राष्ट्रवादियों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। ये जो खाद्य उत्पादन और ग्रामीण शिक्षा की जो बात होती है, ये जब आंदोलन का समय नहीं होता है तो रचनात्मक कार्य में इसको काउंट किया जाता है।
ठीक है, आंदोलन के दौरान ये इस पर फोकस नहीं होता है, आंदोलन के बाद इस पर फोकस होता है। और जब क्योंकि आंदोलन में असहयोग आंदोलन में जो ये जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित विद्यालय थे, शिक्षण संस्थान थे, उसका भी बहिष्कार किया गया था। इसलिए उसमें से जो छोड़ करके जो लोग आ रहे थे, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए, तो उनके लिए विद्यालय और स्कूल की स्थापना के बाद यहाँ थी, उसी के वही कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, ये उत्तर सही नहीं है। निलंबन के बाद बिहार में असहयोग आंदोलन का क्या हुआ? रिजेक्ट खत्म हो गया आंदोलन, आंदोलन ने गति पकड़ी और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। बिहार में रचनात्मक गतिविधियों और विशेषकर खादी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। आंदोलन अधिक हिंसक और टकरावपूर्ण हो गया। आंदोलन रुक गया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताइए। अभी हम लोग समराइजेशन के दौरान पढ़ चुके हैं। नो चेंजेस एंड प्रो चेंजेस की बात याद करेंगे तो आप इसको पकड़ लेंगे। लंबा मत सोचिए अमरीन, वही आंदोलन थोड़े चल रहा है, आंदोलन तो अलग बदल गया ना। पूर्ण स्वतंत्रता के बीच में तो दो और आंदोलन आ गए। अधिक हिंसक और टकरावपूर्ण हो गया, ये तो नहीं हुआ था, चौड़ी चौड़ा होते ही रुक गया। इसके बाद गति पकड़ी और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आंदोलन तो ये आंदोलन गति नहीं पकड़ा, ये आंदोलन तो इसमें खत्म हो गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया, उसके बाद जाकर के फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। ये भी नहीं होगा। अब दो बचता है, आंदोलन रुक गया, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, और रचनात्मक गतिविधि विशेषकर खादी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ये जो प्रो चेंजर्स थे और नो चेंजर्स थे, तो नो चेंजर्स जो लोग थे वो रचनात्मक गतिविधि विशेषकर खादी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और जो प्रो चेंजर्स थे उन लोगों ने आगे, आप जानते हैं, मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, इन लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी के काम आगे बढ़ाए। ये तो ऊपर ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें देखते हैं, गया में कांग्रेस के 38वें अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने विधान परिषद चुनाव में भाग लेने का समर्थन किया? तो अभी भी हम लोगों ने चर्चा की, प्रो चेंजर एंड नो चेंजर्स। CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रामानंद मिश्र और गंगा शरण सिन्हा। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये लोग कौन है? ये लोग प्रो चेंजर्स हैं, जो कि विरोध को विधान परिषद में जारी रखने वाले थे। जो विरोध का जो नो चेंजर्स हैं, वो उन्होंने कहा कि हम विरोध जारी रखेंगे और हम लोग भाग नहीं लेंगे। और जो प्रो चेंजर्स है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग विधान परिषद में भाग लेंगे, चुनाव में तो जीत के जाएंगे, और जो कार्रवाई होगी उसमें हम लोग जा करके वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें यहाँ जितने लोग का नाम दिया हुआ है उसमें से 3 नाम हम लोगों ने पढ़ा था, CR दास, मोतीलाल नेहरू और श्री कृष्ण सिंह। ये तीनों जो थे सो प्रो चेंजर्स थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो थे सो नो चेंजर थे। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। कांग्रेस में नो चेंजर समूह चाहता था, क्या चाहता था?
सभी विधायी गतिविधियों का बहिष्कार करें, विधायी चुनाव में भाग लें, भारत में समाजवाद को बढ़ावा दें, नई राजनीतिक पार्टी बनाएं। बताइए। देखिए, समाजवाद के लिए तो अलग से लोहिया जी का था। नई पार्टी तो प्रो चेंजर्स ने बनाई थी। फिर से मैंने उस समय अमरीन काफी जोर दे के समझाया था, नो चेंजर्स मतलब क्या, कि असहयोग में जो निर्णय लिया गया है कि हम लोग किस सब चीज का बहिष्कार करेंगे, उसमें नो चेंज, वो हो गया नो चेंजर्स, कि हम लोग बहिष्कार जारी रखेंगे, नो चेंज, नो चेंजर्स। और प्रो चेंजर्स मतलब कि हम लोग बहिष्कार में बाकी चीजों का बहिष्कार जारी रखेंगे, लेकिन हम लोग असेंबली में हिस्सा लेंगे और वहां पर जाकर के हम लोग अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। वो प्रो चेंजर्स हो गया। तो नो चेंजर्स मतलब कि जो निर्णय लिया गया था असहयोग आंदोलन में, उसको जारी रखने वाले। ठीक है, तो इसलिए इसका सभी विधायी गतिविधियों का बहिष्कार करना, बाइकआउट ऑल लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, ये इसका उत्तर होगा। ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, रिपीट हो रहा है। स्वराज पार्टी के साथ नहीं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, बता दीजिए। उत्तर एक ही है, सवाल स्वराज पार्टी किसने स्थापित किया, प्रो चेंजर्स ने स्थापित किया, जो लोग चेंज के समर्थक थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद नो नो चेंजर्स थे तो उनका सवाल नहीं उठता है, रामानंद मिश्र और गंगाशरण सिन्हा भी नहीं होंगे। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के में कांग्रेस किसानों और मजदूरों को संगठित करने में किस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राज पार्टी, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने भी पढ़ा था। अंदाज से उत्तर नहीं दीजिए शिल्पी, हम लोग तो अभी पढ़े हैं इसको। सारा उत्तर ट्राई कर लीजिएगा तो फिर बचेगा क्या। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, सबका नाम इम्पोर्टेंट है, कौन लोग थे। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में ही औपचारिक रूप से 1934 में स्थापित हुई। इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, और पार्टी ने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी किसान और मजदूर को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी ने। जिस घटना ने बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया? गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी, इरविन पैक्ट हुआ, उसके द्वारा इसको, और गोलमेज सम्मेलन, ये दोनों चीजें सही हैं। अब इन दोनों में से ऑप्शन क्या हो? बताइए। आंदोलन को स्थगित करने की बात है, तो पैक्ट स्थगित करके और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए। तो स्थगित किसके कारण से हुआ था? तो इरविन समझौता के कारण से हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप ये गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप ये लोग गोलमेज गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए। किस नेता को पटना में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी, सी.आर. दास, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत ही ऑब्वियस उत्तर है। राजेंद्र प्रसाद। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्ण सफलता, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, समाजवादी सरकार का गठन, साइमन कमीशन के साथ सहयोग। समाजवादी का सरकार बनाने का उसमें कोई सीन नहीं था आमदिन। समाजवादी का सरकार तो बाद में लालू जी ने ही स्थापित किया। अगर इसको समाजवादी हम लोग कह पाए। मुख्य चीज थी बिहार सरकार का दमन किया जाए ब्रिटिश के शासन के ऊपर। सही उत्तर है। ओके, तो ये था हमारा। अब थोड़ा हिस्सा और बचा है, उसको हम लोग कल पूरा कर लेंगे। इसके साथ हम लोग यहाँ पर इसको विराम देते हैं।